राइट। सो टोटल वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। और इसमें फर्दर P1 कैन बी रिटन एज P01 x1 एंड P2 कैन बी रिटन एज P02 x2, राइट। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के टाइम पे ये जो P2 है ये तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, तो टोटल वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, विच इज इक्वल टू P01 x1, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल के लिए। ये रॉल्स लॉ किया था। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन आपने किए थे कि आइडियल सोल्यूशन जो है वो रॉल्स लॉ को ओबे करता है और उसमें एंथैल्पी, वॉल्यूम और वेपर प्रेशर इन सब में कोई चेंज नहीं आता, सब चेंज दैट चेंज इज जीरो, दैट मीन्स कोई चेंज नहीं आता मिक्स करने पे, जैसे इंटरैक्शंस पहले थी वैसे ही रहती हैं, इसीलिए ना एंथैल्पी चेंज होगा, ना वॉल्यूम चेंज होगी और ना आपके पास वेपर प्रेशर में कोई चेंज आएगा। बट जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस आपने की थी। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच, डेल्टा वी, वेपर प्रेशर सब की पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिली थी और नेगेटिव में डेल्टा एच, डेल्टा वी और वेपर प्रेशर सब कुछ डिक्रीज हुआ था, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू थी, राइट। इसके बाद हम करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, which depends on number of solute particles। नंबर पे डिपेंड कर रही है, नेचर पे नहीं, नॉट ऑन नेचर, ठीक है। अब कैसे डिपेंड करती है नंबर पे वो देखो। हम टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करते हैं। नंबर 1 इज relative lowering of vapor pressure, ठीक है। नंबर 2 is elevation in boiling point. Number 3 is depression in freezing point. And number 4 is osmotic pressure, ठीक है। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। अब ये कैसे नंबर पे डिपेंड कर रही हैं? जब आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करते हो, पहली बात होता क्या है, अब देखो होता क्या है, फिर हम इस स्लाइड पे वापस आते हैं, ठीक है। ये कहता है आपके पास एक बीकर है, ध्यान से सुनना है, एक कॉन्सेप्ट पे ही 3 चीजें डिपेंड कर रही हैं। जो आपका रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ, फिर उसके बाद जो नॉन वॉलेटाइल वाला है वो, और रिलेटिव लोअरिंग, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, सब एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कि आपके पास एक बीकर है, आपने इस बीकर में 1 लीटर सॉल्वेंट लिया जो कि वाटर है। मान लो ये 1 लीटर सॉल्वेंट 4 वेपर्स बना रहा है, ठीक है, वॉलेटाइल है ये, 4 वेपर्स बना रहा है, ठीक है, वेपर्स इसके 4 वेपर्स। अब ये क्वांटिटी जो हम ले रहे हैं वेपर्स की, ये एक्चुअली वेपर प्रेशर डिटरमिन कर रहा है, और ये जो हम अमाउंट इसकी ले रहे हैं ये मोल फ्रैक्शन डिटरमिन कर रहा है, ठीक है। हमने इसको वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लेना है, पर समझने के लिए देखो कि आपके पास एक लिक्विड है जो एक स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर होता है उस लिक्विड का, जैसे हम ले रहे हैं कि 1 लीटर पानी 4 वेपर बना रहा है, तो ये इस 1 लीटर पानी का स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर हो गया। अब इसमें अगर मैं वॉलेटाइल सोल्यूट डालूं और मिक्स कर दूं, तो जो टोटल वेपर प्रेशर है वो 4 ये वाटर वाला और 2 ये सोल्यूट जो भी आपने लिया है, मान लो आपने इथेनॉल लिया है, इथेनॉल 2 वेपर्स बना रहा है और ये हमने 100 ml लिया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सॉल्वेंट, ये आपका हो गया सोल्यूट और ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो टोटल वेपर प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो PA या P1 आप लेते हो,
और वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, वो पीबी ले रहे हो, तो पी टोटल हो गया पीए प्लस पीबी, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्लस सोल्यूट का वेपर प्रेशर। ये आपका रॉल्स लॉ डिटरमिन कर रहा है, ठीक है, कि टोटल वेपर प्रेशर दो चीजों को मिक्स करके जो बनता है वो दोनों के इंडिविजुअल वेपर प्रेशर का सम हो गया, अगर दोनों चीजें वॉलेटाइल हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये जो सोल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, आपने यहां पर सोल्यूट लिया, सॉल्ट ले लिया या शुगर ले ली, तो अब ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा टोटल वेपर प्रेशर में। इनफैक्ट ये जो पहले वेपर प्रेशर सॉल्वेंट दे रहा था उसको भी कम कर देता है, क्योंकि ये सरफेस पे आ जाता है और वेपर्स नहीं बनने देता। मतलब पहले आपके पास 4 वेपर्स बन रहे थे, लेकिन नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे ये वेपर्स का नंबर कम हो गया, 3 वेपर्स बने, ठीक है, क्योंकि वो सरफेस पे आ गए। तो इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कम हो गया वेपर प्रेशर, कैसे? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने पे, ठीक है। तो अब जो भी टोटल वेपर प्रेशर है, पहली बात तो वो सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है, ऊपर से जितना सॉल्वेंट अकेला बना पा रहा था उतने भी नहीं बना पा रहा है। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसके लिए हम क्या सिंबल देते हैं? ये जो स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का, इसको हम पी नॉट ए लिख देते हैं, और ये जो आपके सोल्यूशन का है, लेट्स से इसको पी एस लिख देते हैं, सोल्यूशन के लिए पी एस लिख देते हैं, ठीक है। पी नॉट ए 4 वेपर्स हो गए आपके पास, सोल्यूशन के 3 वेपर्स हो गए। जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाल दिया तो वो सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो अब जब आपने इसको लोअरिंग देखनी है कितनी आई, तो लोअरिंग तो 4 - 3 हो गई, 4 वेपर माइनस 3 वेपर, ये लोअरिंग हो गई। रिलेटिव लोअरिंग मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, तो लोअरिंग हुई पी नॉट माइनस पी एस, रिलेटिव लोअरिंग हुई विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल, तो इट बिकम्स पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। और ये डिपेंड करता है आपने ये कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ये डाला है, ठीक है। तो पी नॉट है ये 4 वेपर्स जो कि ओरिजिनली वाटर बना रहा था, पीएस है ये 3 वेपर्स जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालने की वजह से कम हो गया, ये हो गई लोअरिंग पी नॉट माइनस पीएस, ठीक है। 4 वेपर से 3 वेपर्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल, ये फिर से 4 वेपर, और ये इस पे डिपेंड करता है कि कितना सोल्यूट डाला गया है, क्योंकि 100 ml से अगर एक वेपर कम हो रहा है, मान लो 200 ml से 2 वेपर कम हो जाएंगे तो और कम हो जाएगा। 300 ml डालोगे, ml तो ये सॉल्ट के लिए तो नहीं, हम इसको सॉलिड ही लेंगे तो ग्राम्स में ले लेते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा इसमें सॉल्ट ऐड करोगे उतने वेपर्स कम बनते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। अब इसमें ये जो मोल फ्रैक्शन है, इस मोल फ्रैक्शन को अगर आप ओपन करोगे तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसमें अगर आपका सोल्यूट कम क्वांटिटी में है तो आप इस NB को इग्नोर कर देते हो, ठीक है। सो इट बिकम्स NB अपॉन NA। अब हमने कहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर पे डिपेंड करती है, तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये नंबर पे डिपेंड कर रही है। आप देख रहे हो इसके फॉर्मूला में नंबर आ रहा है, आपको बस यही सब फॉर्मूला में देखना है कि क्या इसके फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल से ये रिलेट हो रहा है, सब फॉर्मूला में हो रहा है, इसीलिए इनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। अभी बाकी फॉर्मूला भी लिखेंगे। और दूसरी बात, इन फॉर्मूला को हम क्यों पढ़ रहे हैं? इन फॉर्मूलाज को हम करते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये डिटरमिन करने के लिए। देखो ध्यान से सुन लो सभी,
जो अटेंटिव नहीं है उनके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि डेफिनेट क्वेश्चन आना है इसमें से, पक्का आना है 100%। सर ने क्यों बोला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक बार फिर करना आने के लिए, ताकि आपको पूरा अच्छे से फिर वो रिवाइज हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें से डेफिनेटली आना है। हेनरी लॉ, रॉड लॉ 1 मार्क 2 मार्क का, या एमसीक्यू में भी आ सकता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंट हॉफ फैक्टर पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसीलिए अगर अच्छे से सुन लोगे तो मार्क्स पूरे आएंगे। और पहली बुक ही इजी है कंपैरेटिवली सेकंड बुक के, ठीक है। फर्स्ट बुक पूरे अच्छे से कर लो, ये मार्क्स पूरे सिक्योर हो जाते हैं। सेकंड बुक के लिए और भी मेहनत लगती है, ठीक है। अभी अटेंटिवली सुन लो। सो ये हो गया कि रिलेटिव लोअरिंग हो गई और वो नंबर पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके जाते हैं कि हमने यहाँ पर जब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला है तो उसके वेपर्स कम हो गए हैं। हम चाहते हैं वापस हमें 4 वेपर्स मिल जाएं। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये कहता अगर मुझे वापस 4 वेपर्स चाहिए, मुझे इस सॉल्यूशन को और ज्यादा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सेम हीट से तो ये काम नहीं चल रहा। हमें इस नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को धक्का लगा के साइड में करके और वेपर्स बनाने पड़ेंगे। इसीलिए इसको एक्स्ट्रा हीट देके फिर से हम सेम वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब पहले ये जब सिर्फ वाटर लिया था, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम T0B से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। प्योर के लिए नॉट का सिंबल, जहां भी सॉल्वेंट अकेला होगा ना, उसमें कुछ भी नहीं डिसॉल्व है तो वो प्योर है, और उसके लिए नॉट आएगा। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ आपने उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया, अब उसने वेपर्स कम कर दिए, फिर मुझे फिर से ज्यादा वेपर चाहिए, तो मैंने एक्स्ट्रा हीट किया, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट 101 हो गया। अब मैंने कहा T0B क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कितना फर्क आया? 100 से 101, ज्यादा फर्क नहीं लिखा है मैंने। ये एक चीज नोट करनी है, आपका जो डेल्टा टीबी की वैल्यू आएगी कोई 100, 200, 1000, 2000 ऐसे नहीं आ सकती है। अगर आ रही है, चेक योर कैलकुलेशंस। मोस्टली डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ की वैल्यू आपको 2 केल्विन, 3 केल्विन, 4 केल्विन, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। इतना कर ही डिप्रेशन या एलिवेशन हो पाएगा, ठीक है, जो हम जनरली कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो ये डेल्टा टीबी क्या हुआ? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज 101 माइनस 100, 1 डिग्री का एलिवेशन हुआ है। ये 101 है टीबी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इसका ज्यादा है, और 100 है T0B, तो दिस इज डेल्टा टीबी, ठीक है। अब ये पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि हमने बॉइल करके सेम वेपर्स ऑब्टेन कर लिए, लेकिन उसके लिए हमारे को ज्यादा मेहनत लगी, ठीक है। अब मुझे अगर इसी लिक्विड को फ्रीज करना है, तो ये मेरा लिक्विड था वाटर, जिसका स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर था 4 वेपर्स। इसको जब मुझे फ्रीज करना था प्योर वाटर को, तो उसके लिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, हमें पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये वाटर क्या करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, केज लाइक स्ट्रक्चर ऐसे 0 डिग्री सेल्सियस पे इसके बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं फ्रीज कर पाएगा,
इसका वेपर प्रेशर, इसको भी तो डिप्रेस करना है, ये डिप्रेस नहीं हो पाएगा और बॉन्डिंग भी नहीं बन पाएगी, तो मुझे इसको और ठंडा करना पड़ेगा ताकि इसका वेपर प्रेशर डिप्रेस हो जाए और नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के साथ इसकी बॉन्डिंग बन जाए। ठीक है, अब जब मैं इसको प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज कर रही थी, वो बन जाएगा इसका T0F 273 केल्विन। ठीक है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा केल्विन के फॉर्म में ही सॉल्व होंगे। अब जैसे मैंने शायद अगर आपको बताया था कि अगर आप एक आइस ट्रे लेते हो और उसमें वाटर और एक में कुल्फी का मिक्सचर डाल देते हो फ्रीज होने के लिए, तो वाटर तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होने लगता है, उसकी एक लेयर बनने लग जाएगी पतली सी, लेकिन जो आइसक्रीम आप जमा रहे हो उस वो जल्दी नहीं होता, वो फ्रीज नहीं होता, सॉलिडिफाई नहीं होता, उसको और कम टेम्परेचर चाहिए। जब फिर वो फ्रीज करेगा उसको बोलेंगे TF, और जैसे यहाँ पर ये -2 डिग्री सेल्सियस पे जाके फ्रीज कर रहा है। ठीक है, तो T0F हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और TF हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूलाज को, क्योंकि ये एक जैसे चलते हैं, इन दोनों फॉर्मूलाज को हम एक डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं इनके सिंबल्स के साथ। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको क्वेश्चन पढ़ के पता नहीं चलता कि क्या चीज, कौन सी वैल्यू किस चीज की है। ठीक है, तो मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कम से कम ऐसे 10-12 क्वेश्चंस लिए, जिन जहां पर भी आपके पास क्वेश्चन बैंक बहुत मिलते हैं, +2 के तो बहुत मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या सैम्पल पेपर्स के फॉर्म में, तो वो लिए और उसमें हर क्वेश्चन में पहले ये पढ़ के मार्क कर लेना है कि अच्छा ये मास है, ये मोलर मास है, या ये टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में आपको 3 चीजें देखनी पड़ेंगी कि वो टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का दिया है। अब वो क्वेश्चन एक बारी में नहीं आपको समझ आएगा, वो उन्होंने जान के ऐसा बनाया होता है कि आपको पता नहीं लगता सोल्यूशन का दिया है कि सॉल्वेंट का दिया है। अच्छा, कहीं वाटर लिखेंगे, कहीं सॉल्वेंट लिखेंगे। ठीक है, और कहीं पर इस तरीके से सोल्यूशन वर्ड यूज करते हैं कि आपको पता नहीं चलता वैल्यू सोल्यूशन की दी है कि नहीं दी है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है, मतलब एक ही उसका सोल्यूशन, वो वाला सोल्यूशन नहीं, ये वाला सोल्यूशन नहीं, कि उसका एक ही तरीका है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, अपने टीचर की हेल्प लेने की, सर इसमें नहीं पता चल रहा कि क्या चीज है, ये बता दो। ठीक है, बाकी कैलकुलेशंस करना तो सेकेंडरी होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसके सिंबल्स के साथ उसको लिखो और फिर फॉर्मूला में पुट करो। मैं बताऊंगी फिर कैसे। ठीक है, पहले ये देखो कि हमने 2 चीजें की, एक हम कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एक हम कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जब आप पानी में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और मतलब और ज्यादा उसको फ्रीज करना पड़ेगा। जैसे अगर पानी में चीनी डाल दी, अगर चीनी घोलनी है, डिसॉल्व करनी है, तो और सेम वेपर प्रेशर चाहिए तो हीट करो, और अगर फ्रीज करना है तो उसको और आपको लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, क्योंकि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यही बात की थी कि हम नंबर पे डिपेंड करते हैं। और पहले मोलालिटी, मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो पहले हम इसको ओपन करते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, एंड ये है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है, डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टी नॉट बी,
ठीक है, और मोलालिटी है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, डेल्टा टीएफ डिप्रेस हो रहा है ना, तो ये प्योर वाला पहले आएगा, इससे रिवर्स टीबी माइनस टी नॉट बी, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, दिस इज इक्वल टू के एफ इंटू ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बी है सोल्यूट के लिए, ए है सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, अब आ गया हम नंबर ऑफ मोल्स तक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमने प्रूव कर दी कि ये है नंबर ऑफ मोल्स कैन बी रिटन एज मास अपॉन मोलर मास और मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम्स में लोगे तो आपको इनटू 1000 करना पड़ेगा, और यहाँ ये है टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम्स में है तो इनटू 1000 करना पड़ेगा। ये आपको मोस्टली जो क्वेश्चन में मैंने कहा, जैसे इसका पर्पस होता है मोलर मास निकालने का, सोल्यूट का मोलर मास निकालने का, यही मोलर मास की बात होती है वेंट ऑफ फैक्टर में, जब वो कहता है कि ये जो फॉर्मूलाज आप लिख रहे हो, अगर आपका सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब अगर आपका सोल्यूट पानी में डिसॉल्व करने के बाद आयंस में टूटता नहीं है या आयंस, दो आयंस मिलके जुड़ती नहीं है, तब तो ठीक है, इस फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज ये जो मोलर मास आप निकाल रहे हो इन फॉर्मूलाज को यूज करके, वो गलत आएगा। क्यों? क्योंकि हम हर बात पे बोल रहे हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ये नंबर पे डिपेंड करती है, पर आपने ये देखा कि जो सोल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हो कहीं उसका नंबर चेंज तो नहीं हो रहा। जैसे आपने ग्लूकोज डाला, ग्लूकोज घुल जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन आयंस में नहीं टूटेगा। सुक्रोज डाला, अगेन डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन आयंस में नहीं टूटेगा। कोई जीन फ्रेगमेंट, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यूरिया, ये सब आपने पहले, आप सिर्फ इन्हीं के क्वेश्चंस करते हो जो इन टेक्स्ट आपको आते हैं, तो आपको आई की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन सारे एग्जाम्पल्स में आई की वैल्यू 1 है, तो ये फॉर्मूला चल पड़ता है। अदरवाइज दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला। आपको हर क्वेश्चन के टाइम पे ये सोचना है कि जो भी आपका सोल्यूट है कहीं वो टूट तो नहीं रहा सोल्यूशन बनने के बाद, या उसका जो सोल्यूट है वो जुड़ तो नहीं रहा, डाइमर ट्राइमर कुछ बना तो नहीं रहा। ठीक है, तो उसके हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, उसके वैंट हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका पर्पस क्या है वैंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का, कि हम नंबर को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो हमें नंबर को कंसिडर करना ही है, अदरवाइज नहीं करेंगे तो मोलर मास गलत आएगा। अब नॉर्मल मोलर मास के अंडर हम फिर वैंट ऑफ फैक्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने कहा कि जब भी मैं क्वेश्चन कराती हूँ मैं बोलती हूँ क्वेश्चन को पढ़ो, जो जो वैल्यूज हैं उसमें आपको वो वैल्यूज में देखना है। अच्छा, ये वाला देखो, सबसे जो मैक्सिमम एक्सटेंट तक फॉर्मूला ओपन हो सकता है वो ये हो सकता है, और जनरली ऐसा ही होता है, ये तो बहुत शॉर्टकट फॉर्म में हो गया। आपको मोलर मास निकालना होता है मोस्टली, ठीक है, मास आपको ग्राम्स में दिया होगा, अब दो चीजें ग्राम्स में दी होगी, जनरली तो इससे भी पता चल जाता है कि अच्छा एक कम क्वांटिटी में है तो पक्का वो सोल्यूट होगा, और एक ज्यादा क्वांटिटी में है तो वो सॉल्वेंट होगा। नहीं पता चला तो ऐसा बोलते हैं कि मैंने इसको इसमें डाला, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो सोल्यूट को हमेशा सॉल्वेंट में डाला जाता है, ज्यादा चीज को कम चीज में नहीं डाला जाता, सोल्यूट को सॉल्वेंट में। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अच्छा किस चीज को किस में डाल रहे हैं। ठीक है, तो दो दो ये तरीके हो गए कि एक तो क्वांटिटी से, कम क्वांटिटी सोल्यूट, ज्यादा क्वांटिटी सॉल्वेंट। दूसरा, अगर नहीं पता चले तो ये कि किस चीज को आपने किस चीज में डाला है, वो आपको जिस चीज को ऐड कर रहे हो वो सोल्यूट है, जिसमें ऐड कर रहे हो वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर WB है मास या वेट ऑफ सोल्यूट, MB है मोलर मास ऑफ सोल्यूट,
WA है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। KB है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। KF है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, देन डेल्टा TB है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T0B है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा TF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये दो वर्ड्स अगर कहीं लिखे, इसको कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन बच्चे सीधे सिर्फ डेल्टा TB निकाल के छोड़ देते हैं। तो ध्यान से पढ़ो ना, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बोला है तो TB निकालना है। डेल्टा TB तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो अगर क्वेश्चन में एलिवेशन या डिप्रेशन पूछा है तो डेल्टा वाली निकाल दी है वैल्यू। लेकिन अगर स्पेसिफाई किया है कि सॉल्यूशन का निकालो या प्योर सॉल्वेंट का निकालो, तो फिर आपको देखना है कि पूछा क्या है। बच्चे यहां तक छोड़ देते हैं, मार्क्स कट जाते हैं बस इसलिए उनको पता नहीं होता कि निकालना क्या है आगे, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना है। और ये हो जाएगा यहाँ TF इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solution and T0F is freezing point of pure solvent, ठीक है। ये सारे सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, ओके। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, फिर आप उसको पुट करके देखना। Okay, so question is पर अभी आपने आई का पूरा नहीं पढ़ा ना, वेंट ऑफ फैक्टर भी करवाना पड़ेगा। Determine the pressure solution, osmotic pressure shows a depression in freezing point.
ऐसे करते हैं, पहले वैट ऑफ भी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वैट ऑफ और परसेंटेज डिसोसिएशन के साथ ही हैं, अदरवाइज तो वो नॉर्मल इजी वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर में थ्योरी नहीं बता रही हूँ आपको ज्यादा, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट बता रही हूँ। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी, जिसमें पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, सी है कंसंट्रेशन मोलारिटी, आर है गैस कांस्टेंट, एंड टी है टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका किस में हो सकता है? बार में हो सकता है, पास्कल में हो सकता है, एटमॉस्फेयर में हो सकता है, टॉर में हो सकता है, ठीक है, mm ऑफ Hg में हो सकता है। ठीक है, ये सारे ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट्स हैं। टेम्परेचर हमेशा आपका केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, और ये लीटर एटमॉस्फेयर यूनिट चलती है, तो ये 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन आपकी आर की यूनिट चल पड़ती है। ठीक है, 0.0821 उसकी वैल्यू आ जाती है। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो इसीलिए ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन्वॉल्व है। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स को ओपन करके मास अपॉन मोलर मास कर लेते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट मेथड है इन चारों में से मोलर मास कैलकुलेट करने का, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स के मोलर मास इजीली इसके टेम्परेचर पर निकल जाते हैं। ठीक है, अब ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये बोला कि ठीक है, ये जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं सब के सब नंबर पे डिपेंड करती हैं, लेकिन आपको इसी नंबर को कंसिडर करने के लिए इसको वैट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आप इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया, अगर नहीं करोगे तो वो कहता है कि आपका मोलर मास अब नॉर्मल आएगा, अगर आप ये नहीं कंसिडर करते कि आपका सोल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट तो नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसमें भी अगर जैसे मान लो, ठीक है, ये बोलता है अब नॉर्मल मोलर मास आएगा अगर आप आई को कंसिडर नहीं करोगे, आई हो गया वैट ऑफ फैक्टर। अब इसमें भी एक और चीज है कि ठीक है, आपने NaCl लिया, ठीक है, आप बोलते हो NaCl फर्दर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट करेगा, तो I की वैल्यू 2 है। अगर MgCl2 लेते हो तो ये Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव आयन लेगा, तो I की वैल्यू 3 है। अगर AlCl3 लेते हो, Al3 पॉजिटिव आयन और 3Cl नेगेटिव होगा, तो I की वैल्यू 4 है। ठीक है, और अगर कोई कॉम्प्लेक्स लेते हो, इस पे भी क्वेश्चन आता है MCQ कि किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस हैं, तो आप कॉम्प्लेक्सेस अभी पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स है एक, तो इसमें पोटेशियम की तो 4 आयंस होती हैं, मगर ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये डिसोसिएट नहीं करता, ये ऐसे ही रहेगा, तो एक पूरी ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगी और एक 4 जो है वो पोटेशियम आयन बनेगी, तो इसका आई जो है वो 5 होता है। इसको कंडक्टेंस से रिलेट करते हैं कि कौन सा सोल्यूशन सबसे ज्यादा कंडक्टेंस होगी किसकी, तो जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगी उसकी कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है इसकी कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फिर अगर कोई एसोसिएट कर रहा है, जैसे एसिटिक एसिड है, ये क्या करता है, अगर आप इसके 10 मोल्स डालते हो तो वो 10 मोल्स जुड़ जुड़ के 5 ही रह जाएंगे,
क्योंकि ये दो दो का ऐसे सेट बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके हाफ द नंबर रह जाता है, ठीक है। डाइमर बोलते हैं इसको। डाई मीन्स 2, तो दो का सेट। ट्राई मीन्स 3, ट्राइमर बनेगा तो 1/3 हो जाएगा। टेट्रामर बनेगा तो 1/4 हो जाएगा। अब मैं ये बता रही हूं कि ये आप अज्यूम करते हो कि NaCl पूरी दो आयंस में टूट ही जाएगा, 100% डिसोसिएशन आप अज्यूम करते हो, मगर ऐसा अचीव नहीं होता। बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तब भी 100% डिसोसिएशन नहीं हो पाती है, ठीक है। इसीलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है अल्फा, विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अल्फा कैलकुलेट करना पड़ता है हमें कि किस एक्सटेंट तक डिसोसिएशन हुई है, जिसके लिए हमें इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन बनानी पड़ती है। जैसे ये था एसिटिक एसिड, हम बोलते थे वीक एसिड है, 100% तो डिसोसिएट नहीं करेगा। अगर इनिशियली 1 मोल होगा तो ये तो नहीं बनेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे इसमें से कुछ निकलेगा और उतना ही ये बनेगा, ठीक है। अगर यही कंसंट्रेशन के टर्म्स में लेते हो तो हम बोलते हैं ये C है कंसंट्रेशन इनिशियली। C में से α% ऑफ C अगर निकलेगा तो जो भी यहाँ कॉफिशिएंट है उतना अमाउंट बन जाता है कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ 1 है तो 1, यहाँ 2 होगा तो 2 इंटू C अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इससे वो आपको कुछ क्वेश्चंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन भी पूछता है, जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। C को कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा अगर कम है, डिसोसिएशन कम हो रही है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, सिंपल C अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हो, वेयर K इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, C इज मोलैरिटी या कंसंट्रेशन, ठीक है। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। ये आ जाता है K के फॉर्म में। और I की अगर जो नॉर्मल सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है व्हाट इज वैन हॉफ फैक्टर, तो वैन हॉफ फैक्टर का कोई डेफिनेशन नहीं दिया है, 3 फॉर्मूलाज दिए हैं। नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल मोलर मास, या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो भी सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ये 3 फॉर्मूलाज हैं, जिसमें याद रखना ये आफ्टर एंड बिफोर वाला है ना। क्या मतलब है आफ्टर का, कि जब आपने आई लगा दिया, बाद में लगाया ना सारे फॉर्मूलाज में आई, ये हुआ। तो ये जो कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या अब नॉर्मल मोलर मास है, ये वो है जब आपने आई नहीं लगाया था, विदाउट आई जो आपने कैलकुलेशन की फॉर्मूलाज में, ये वो वाला है। डिनोमिनेटर में सारा वो आएगा जिसमें आपने आई नहीं लगाया था। पहले जो हमने फॉर्मूला किया ना, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये वाले आई नहीं लगाया था हमने पहले। तो बिना आई के ये डिनोमिनेटर वाला चीज
सारा बिना आई वाला है। ठीक है, नॉर्मल मोलर मास कैसा हुआ, जैसे जो भी आपने कंपाउंड लिया है उसका जो आप ऐसे करके कैलकुलेट कर लेते हो, ये नॉर्मल मोलर मास हुआ। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन में गिवन होगी कि ये एक डेल्टा टीबी की वैल्यू है, दूसरी वैल्यूज आपको निकालनी होगी खुद फॉर्मूला से कैलकुलेट करके, ये वाली क्वेश्चन में गिवन होगी। अब बच्चे इन फॉर्मूलाज को लर्न तो कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं कि कौन सा वाला क्या है, ऑब्जर्व्ड क्या है, कैलकुलेटेड क्या है। ठीक है, तो ये आफ्टर अपॉन बिफोर का याद रखना है। बिफोर वाला सारा वो है जो बिना आई के आपने किया है, और डिनोमिनेटर में सारा बिफोर वाली चीजें हैं जो बिना आई के आप करते हो। ठीक है, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी लिख लो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के अल्फा के लिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ये है Van 't Hoff vector alpha is equal to I minus 1 upon n minus 1 for dissociation। ठीक है, जिसमें ये तो हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हो गया वैन हॉफ फैक्टर की वैल्यू जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और ये जो भी नंबर ऑफ मोल्स जिसमें वो आपको लग रहा है कि टूटेगा, जैसे हमने I2 किया था NaCl नंबर, सॉरी आई नहीं, जो भी, हाँ जैसे NaCl के लिए वो 2 हो जाएगा। ठीक है, और AlCl3 के लिए 4 हो जाएगा, जो भी नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कितने में टूटेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फॉर डिसोसिएशन, और एसोसिएशन के लिए थोड़ा सा इसका उल्टा फॉर्मूला है, वो है अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1। दिस इज फॉर एसोसिएशन, पर ये डायरेक्ट तभी लगाना आता है अगर पूरा समझ आया हो कॉन्सेप्ट। अब इसको लिखो, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर आप पुट करके बताना मुझे क्या आया आपका।
करो जरा, पुट करो बेटा। पहले मैंने बोला जब भी आप क्वेश्चन करो तो जो आपके पास ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू, इनको सिंबल के साथ लिख लो कि किस किस चीज की वैल्यू ये गिवन है। फिर आपको पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आप उसके लिए फॉर्मूला लिख लो, आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या, किस चीज की जरूरत है। पहले सिंबल के साथ इन वैल्यूज को लिखो जो ऊपर मैंने मार्क की। अब देखो 19.5 ग्राम इस कंपाउंड का आपने लिया है, तो ये जो कंपाउंड है इसको पानी में डिसॉल्व किया है, तो ऑब्वियसली जो कम है वो सोल्यूट है, जो ज्यादा है सॉल्वेंट है। और मैंने दूसरी बात बोली थी, इसको इसमें डिसॉल्व किया है, तो जिस चीज को डिसॉल्व किया जाता है वो सोल्यूट होता है, और जिस चीज में डिसॉल्व किया है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, WB 19.5 ग्राम्स, WA 500 ग्राम्स, और मोलर मास ये सोल्यूट का गिवन है, ये है 78 ग्राम पर मोल। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हो गया डेल्टा TF, ये 1 डिग्री में दिया है, पर हमें हमेशा रिएक्शन में केल्विन में पुट करना है, पर जो चेंज होता है डेल्टा TB डेल्टा TF, चाहे वो डिग्रीज में एक्सप्रेस्ड हो चाहे वो केल्विन में, वो सेम होता है, तो ये डेल्टा TF 1 डिग्री या 1 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा TF is equal to I into KF into M है। ठीक है, डेल्टा TF आपको डायरेक्ट गिवन है 1, ठीक है, I आपको चाहिए, KF आपको गिवन है, KF is 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, 1.86 केल्विन kg पर मोल। और मोलालिटी के लिए, मोलालिटी क्या होती है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम्स में दिया हो तो इनटू 1000 कर दो, तो यहां से आपको I की वैल्यू मिल जाएगी, निकालो जरा। दिस इज 19.5, molar mass is 78, mass of solvent is 500 grams, तो हम into 1000 कर देंगे। कैलकुलेट I from this, आंसर देना मुझे जरा जल्दी से। और इसमें मोलालिटी की अलग से वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेना।
मोलालिटी की वैल्यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए इस तरीके से इक्वेशन बनानी पड़ेगी अल्फा के लिए, ठीक है। और यहाँ कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा, तो कंसंट्रेशन क्या है, मोलालिटी है यहाँ पे, तो जो यहाँ मोलालिटी ली है वो आपने वैल्यू पुट करनी है इधर सी की जगह। तो कंसंट्रेशन अलग से निकालो और आई की वैल्यू भी बताओ। बता सकते हो मोलालिटी की वैल्यू और आई की वैल्यू कितनी आई, बोलो। यहाँ आई की वैल्यू आएगी आपकी 1.0753 और ये जो कंसंट्रेशन आप यहाँ से मोलालिटी निकालोगे दैट विल बी 0.5, ठीक है, ये वाला सर्कल वाला पार्ट। अब वैसे तो आप या तो कंसंट्रेशन के फॉर्म में लो या नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बोला था, मगर क्या है कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में लेते हो, यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ मोल्स आपके आते हैं उसमें ये नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए जैसे होता है ना कि अगर मोलालिटी 1 है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स 1 है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी 1 kg है। तो इसीलिए हम मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg में 1 किलो में जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो हम लेते होते हैं। तो यहाँ जो मोलालिटी की वैल्यू आएगी 0.5 आएगी। अगर मोलालिटी 0.5 है दैट मीन्स जो हमारे 1 किलो सोल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 0.5 होंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg होगा। अब ये क्यों बता रही हूं मैं आपको, क्योंकि हमारे पास जो वैन हॉफ का फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आई का फॉर्मूला आप करते हो ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन जो भी आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम यहाँ नंबर लेंगे, लेकिन वो नंबर 1 किलो में होना चाहिए, इसीलिए हम सिंपल मास अपॉन मोलर मास करके नंबर नहीं निकालेंगे, हम पूरा मोलालिटी निकाल के फिर देखेंगे उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स है। तो इसमें मोलालिटी 0.5 आएगी, तो इसमें यहाँ आप 0.5 पुट करोगे, यहाँ आप 0.5 पुट करोगे n की जगह, ठीक है। और फिर इस फॉर्मूला में यहाँ पर टोटल मोल्स निकालते हो आप, पहले टोटल मोल्स निकालो, कितने आ रहे हैं टोटल मोल्स, n को 0.5 पुट करोगे तो निकालो टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं। n मैंने आपको बताया कि क्यों आपको मोलालिटी के फॉर्म में लेना है, क्योंकि हम 1 kg के नंबर ऑफ मोल्स लेंगे स्टैंडर्ड। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आएगा 0.5 इंटू 1 प्लस एल्फा, ठीक है। और फिर वैन हॉफ वाले फॉर्मूला में इसको पुट करो, ये आ गया आफ्टर डिसोसिएशन इतना और बिफोर डिसोसिएशन इट वाज 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5, रुको, यस, तो 0.5 इंटू 1 0.5 इंटू 1 प्लस एल्फा अपॉन 0.5,
इसको रीअरेंज करो और अल्फा आपका आ जाएगा i माइनस 1। आई है आपका 1 पॉइंट कितना आया था आई, आपने तो आई भी नहीं निकाला, ये था आपका आई वॉज 1.0753। ठीक है, तो अल्फा आ जाएगा 1.0753 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0.0753। ठीक है, ये अल्फा आ गया। और इसी को अगर परसेंटेज में आपको एक्सप्रेस करना हो तो आप इनटू 100 कर दो, तो ये आ जाएगा 7.53%। ठीक है, अब ये लंबे तो होते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ी सब्र रख के करना होगा। मैं एक बार फिर से बताती हूँ हमने क्या क्या किया। हमने पहले तो सारे सिंबल्स लिख दिए जो भी क्वेश्चन में थे, फिर हमने जो फॉर्मूला है वो लिखा। ठीक है, फिर हमने उसमें से आई निकाला, आई कैलकुलेट किया। फिर क्योंकि ये इक्वेशन में जो आयंस है वो डिसोसिएट हो रही थी, हमने इसका डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला लिखा। आई का नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में फॉर्मूला लिखा, फिर उसकी वैल्यू पुट की और अल्फा कैलकुलेट किया। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप यहां तक पहुंच सकते हो। आज आपने आंसर तो किसी ने नहीं दिया, बट आई होप नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ वेंट ऑफ के ही क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको वेंट ऑफ की असाइनमेंट भिजवाऊंगी, क्योंकि अल्टीमेट यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये 23 का बोर्ड क्वेश्चन था, 2023 का बोर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।